नमस्कार दोस्तों, जे आर एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम दुर्गों की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, उसके पश्चात एक एक दुर्ग का क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। तो दुर्गों की सामान्य जानकारी के अंतर्गत हम सबसे पहले दुर्गों की श्रेणी या दुर्गों के प्रकार देखते हैं कि किस व्यक्ति ने या फिर किस इतिहासकार ने कौन से दुर्ग के कितने प्रकार बताए हैं या राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्ग हैं। तो दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया है। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अगर कहीं मिलता है तो वो मनुस्मृति में मिलता है, महर्षि मनु द्वारा मनुस्मृति में मिलता है। और मनुस्मृति व कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई गई है। मनुस्मृति या कौटिल्य के अनुसार सर्वप्रथम दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई गई। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण तो मनुस्मृति में और दुर्गों का सर्वप्रथम प्रकार या श्रेणियां कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार हो गए। एक तो हो गया औदक दुर्ग, औदक इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। दूसरा हो गया धानवे या धानव दुर्ग। उसके बाद गिरि दुर्ग और वन दुर्ग। औदक दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है जिसके चारों ओर जल हो। धानवे दुर्ग मरुस्थल की श्रेणी में आ गया। गिरि दुर्ग इसे पहाड़ी दुर्ग भी कहा जाता है। गिरि दुर्ग को पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन या कंटीली झाड़ियां हो। तो ये 4 प्रकार कौटिल्य के अनुसार हो गए। आपको सिर्फ 4 प्रकार याद रखने हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां 4 हो गई और दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में महर्षि मनु द्वारा किया गया। उसके बाद दुर्ग दूसरे क्रम में देखें तो शुक्र नीति में आचार्य शुक्र द्वारा दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। आचार्य शुक्र द्वारा शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार 9 श्रेणियां बताई है। एक एरण दुर्ग, दूसरा वन, उसके बाद गिरि, फिर सहाय, पारिद, सैन्य, धानव या धानवे, पारिख और औदक। तो आचार्य शुक्र द्वारा शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार शुक्र नीति में आचार्य शुक्र द्वारा। और राजस्थान में सर्वाधिक अगर दुर्ग देखें, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग देखें तो जयपुर जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में। और भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य में। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य में और राजस्थान राज्य में सर्वाधिक दुर्ग अगर कहीं है तो वो है जयपुर जिले में। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में महर्षि मनु द्वारा और शुक्र नीति में आचार्य शुक्र द्वारा 9 श्रेणियां। कौटिल्य या मनुस्मृति के अनुसार 4 श्रेणियां और आचार्य शुक्र द्वारा 9 श्रेणियां। अब है मनुस्मृति या कौटिल्य, इन दोनों को एक मानना। इनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग माना गया है। कौटिल्य या मनु के द्वारा या मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्गों की श्रेणी में गिरि दुर्ग यानी पहाड़ी दुर्ग को माना गया है। लेकिन शुक्र नीति में आचार्य शुक्र द्वारा सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग को माना गया है। तो ये 2 हो गए कि मनुस्मृति के अनुसार या कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग हो गया और शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग को बताया गया है। और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग अगर कहीं है तो जयपुर जिले में। और अगला तथ्य है
कि सन 2013 तक यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के कितने दुर्ग? 6 दुर्ग। यूनेस्को द्वारा 2013 तक विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल हैं। कितने दुर्ग हैं? 6 दुर्ग। एक तो हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा हो गया कुंभलगढ़, तीसरा हो गया गागरोन, चौथा हो गया जैसलमेर, पांचवा हो गया रणथंभौर और आगे वाला आमेर। तो ये 6 दुर्ग 2013 तक यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। तो राजस्थान के 2013 तक 6 दुर्ग यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। 6 दुर्ग हो गए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। इनकी एक ट्रिक याद कर लेना। ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जै से जैसलमेर, रै से रणथंभौर और आम से आमेर। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, ये 6 दुर्ग 2013 तक यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। अब चलिए आगे। राजस्थान में निर्मित प्रथम व अंतिम दुर्ग। एक तथ्य है, राजस्थान में निर्मित सबसे पहला व सबसे अंतिम दुर्ग कौन सा है? तो सबसे पहला हो गया बटनेर दुर्ग और सबसे अंतिम लोहागढ़। बटनेर हनुमानगढ़ में, बटनेर हो गया हनुमानगढ़ में और लोहागढ़ हो गया भरतपुर में। बटनेर भाटियों द्वारा, भरतपुर सूरजमल द्वारा। तो राजस्थान में निर्मित प्रथम व अंतिम दुर्ग बटनेर व लोहागढ़, और ये दोनों दुर्ग मिट्टी से बने हुए हैं, अर्थात राजस्थान में केवल मिट्टी से बने हुए 2 दुर्ग हैं। दोनों हो गए बटनेर और लोहागढ़। तो राजस्थान में निर्मित प्रथम व अंतिम दुर्ग बटनेर व लोहागढ़। राजस्थान में केवल मिट्टी से निर्मित दुर्ग 2 दुर्ग। कौन कौन से दुर्ग? बटनेर व लोहागढ़। और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग, ये हमने पढ़ लिया। और कौटिल्य व मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग माना गया है। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनु द्वारा मनुस्मृति में, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां 4, औदक, धानव्य, गिरि और वन। आचार्य शुक्र द्वारा शुक्र नीति में दुर्गों की श्रेणियां 9, एरण दुर्ग, वन, गिरि, सहाय, पारिद, सैन्य, दानव, पारिक और औदक दुर्ग। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में। 2013 तक यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के दुर्ग 6 दुर्ग। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। चिक्कू, गाजर, आम सर्वश्रेष्ठ ट्रिक है इनकी है। आगे हो गया राजस्थान में निर्मित प्रथम व अंतिम दुर्ग। प्रथम बटनेर, अंतिम लोहागढ़। प्रथम बटनेर, अंतिम लोहागढ़। बटनेर बना था 298 ईस्वी में। बटनेर का निर्माण 298 में और लोहागढ़ का निर्माण 1733 ईस्वी में। लोहागढ़ 1733 ईस्वी में। राजस्थान में मिट्टी से बने दुर्ग केवल 2 दुर्ग। कौन कौन से? बटनेर, लोहागढ़। और शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग, तो कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग माना गया है। तो ये हो गई
दुर्गों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम एक एक दुर्ग के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आज इस क्लास में सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अध्ययन करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं, किसने निर्माण कराया, तो आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, सबसे पहले ध्यान रखना, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया। लेकिन एक इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान जीके में इनका नाम बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो कर्नल जेम्स टोड द्वारा कहा गया कि इसका जो निर्माण है वह चित्रांग द्वारा करवाया। किसके द्वारा? चित्रांग द्वारा। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है और आरपीएससी ने चित्रांग व चित्रांगद दोनों ऑप्शन दिए थे और चित्रांगद को सही उत्तर माना है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा और आधुनिक निर्माता, इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को माना गया है। क्योंकि आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को क्यों माना गया कि इस दुर्ग में अधिकांशतः जो निर्माण हुआ है वह महाराणा कुंभा द्वारा हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में, निर्माण चित्रांगद मौर्य, आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा। अब देखिए, यह जो दुर्ग है यह मेषा पठार पर स्थित है। कौन से पठार पर? मेषा पठार पर स्थित और समुद्र तल से 1850 मीटर ऊंचा। समुद्र तल से 1850 मीटर ऊंचा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है ये। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, आवासीय किला, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और सर्वाधिक साके भी इसी दुर्ग में हुए हैं। राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक साके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। इसमें 3 साके हुए हैं और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। तो ये हो गई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ जानकारियां। निर्माण चित्रांगद मौर्य, कर्नल टोड के अनुसार पूछे तो चित्रांग, आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा, मेषा पठार पर स्थित और ऊंचाई समुद्र तल से 1850 मीटर ऊंचा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग 8 किलोमीटर तो लंबा है, 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग हो गया। लंबाई 8 किलोमीटर है तो चौड़ाई इसकी 2 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना गया है और सर्वाधिक साके भी इतिहास में इसी दुर्ग में हुए हैं और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है ये जिसमें खेती की जाती है। अब इस दुर्ग के कुछ उपनाम भी हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुछ उपनाम हैं। इसे दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। उपनामों में देखें तो दुर्गों का सिरमौर, ये याद रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार और राजस्थान का गौरव, ये हो गए इसके उपनाम। उपनामों में मुख्यतः राजस्थान का दुर्गों का सिरमौर हो गया, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार, तो राजस्थान का गौरव भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। 8 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा है। मेषा पठार पर स्थित, समुद्र तल से 1850 मीटर ऊंचा। निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा। कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार शिल्प चित्रांग आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा। और यह गंभीरी और बेड़च, यह दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे है। अगर चित्तौड़गढ़ नगर की बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे हो गया। अगर पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ नगर, तो चित्तौड़गढ़ नगर बेड़च नदी के किनारे है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च, और चित्तौड़गढ़ नगर सिर्फ बेड़च। इस दुर्ग का अंतिम मौर्य शासक देखें, निर्माण मौर्य द्वारा करवाया गया। तो इस दुर्ग का अगर अंतिम मौर्य शासक देखें, तो अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य था, जिससे 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में कालभोज ने युद्ध में हराकर यह दुर्ग छीन लिया था। तो चित्रांगद मौर्य द्वारा निर्माण करवाया गया, और मौर्य शासकों की कड़ी में इस दुर्ग का अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य था। और मान मौर्य से कालभोज को बप्पा रावल भी कहते हैं। तो कालभोज ने 734 ईस्वी में हराकर यह दुर्ग छीन लिया था। अब देखिए इस दुर्ग में मंदिर कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक तो है मीरा मंदिर, मीरा बाई का मंदिर, कृष्ण भक्त मीरा मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा द्वारा करवाया गया। महाराणा सांगा द्वारा, महाराणा सांगा की बहू थी ये, पुत्र वधू। तो मीराबाई के लिए इस मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया। और मीराबाई इस मंदिर में कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी, क्योंकि मीराबाई कृष्ण भक्त थी, भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो मीराबाई इस मंदिर में कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी। और मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती, वो मूर्ति वर्तमान में जगत शिरोमणि मंदिर में है। जगत शिरोमणि मंदिर में, अर्थात चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मीराबाई का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा द्वारा करवाया गया। और इस मंदिर में मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती, अर्थात भगवान कृष्ण की जिस मूर्ति की पूजा करती, वो मूर्ति वर्तमान समय में, आज के युग में जगत शिरोमणि मंदिर में है। और जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर के आमेर किले में है। 1 से 3 प्रश्न बन गए। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, निर्माण महाराणा सांगा द्वारा। मीराबाई किसकी भक्त थी? कृष्ण भक्त थी। और मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती, वो मूर्ति वर्तमान में जगत शिरोमणि मंदिर में। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ? आमेर किले में। और आमेर किला जयपुर जिले में हो गया। तो ये हो गया दुर्ग में मंदिरों में देखें तो मीराबाई का मंदिर। उसके बाद है कुंभ स्वामी मंदिर, वराह मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर और वराह मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। देखिए, कुंभ स्वामी और वराह मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा। तो तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण बनवीर द्वारा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एकमात्र मंदिर है बनवीर। तो दुर्ग में मंदिर कौन कौन से? मीरा मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, वराह मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण बनवीर द्वारा, कुंभ स्वामी और वराह मंदिर का निर्माण कुंभा द्वारा,
मीरा मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा द्वारा। और मीराबाई इस मंदिर में जिस मूर्ति की पूजा करती वो मूर्ति वर्तमान में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर किले में स्थित है। इस मंदिर में कुछ महल भी हैं। गोरा बादल के महल, रानी पद्मिनी का महल, बामाशाह हवेली, कीर्ति या विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ और श्रृंगार चौरी। तो गोरा बादल के महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रानी पद्मिनी का महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बामाशाह हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इनका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। निर्माण पूछे तो कीर्ति या विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। एक है जैन कीर्ति स्तंभ। निर्माण तो इनका भी कुंभा ने करवाया, लेकिन ये अलग है। कीर्ति स्तंभ अलग है, जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। उसके बाद है श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और श्रृंगार चौरी में महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई थी महाराणा कुंभा की पुत्री। रमाबाई का विवाह इस महल या इस स्थान पर हुआ और तब से लेकर इसे श्रृंगार चौरी के नाम से जाना जाने लगा। रमाबाई एक संगीतज्ञ थी, तो रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री। इनका विवाह मंडलिक के साथ हुआ था, मंडलिक के साथ हुआ और श्रृंगार चौरी में हुआ। श्रृंगार चौरी एक स्थान या एक छोटा दुर्ग या एक महल है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। श्रृंगार चौरी एक स्थान चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा। और महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह मंडलिक के साथ इस श्रृंगार चौरी पर किया था। और एक है राजस्थान में श्रृंगार चौकी, ये श्रृंगार चौरी है। एक हो गई श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। श्रृंगार चौरी अलग, श्रृंगार चौकी अलग। श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार 7 द्वार बताए गए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वारों में 7 द्वार बताए गए हैं। 7 विशाल द्वार हैं। एक है पाडन पोल, दूसरा है भैरव पोल, तीसरा है हनुमान पोल, उसके बाद गणेश पोल, फिर जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 द्वार हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 द्वार हैं। पहले द्वार पर ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक है। ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक पाडन पोल पर बना हुआ है। और भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। कल्लाजी राठौड़ के गुरु योगी भैरवनाथ थे, इसलिए इस द्वार का नाम भैरव पोल रखा। और अंतिम पोल जो राम पोल है उस पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक है। उस पर फत्ता सिसोदिया या फत्ता चूड़ावत भी कहते हैं। तो इनका स्मारक राम पोल पर, पाडन पोल पर बाघ सिंह, ठाकुर बाघ सिंह की, और भैरव पोल पर कल्लाजी का। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के द्वार कितने हो गए? 7 द्वार हो गए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 द्वार हो गए। पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल, ये 7 प्रवेश द्वार हैं। पाडन पोल पर ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक, तो भैरव पोल पर वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी, और अंतिम राम पोल पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। उसके बाद है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तालाब। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तालाब, तो एक तो है भीमलत कुंड या भीमलत तालाब, उसके बाद है रत्नेश्वर तालाब, उसके बाद है
बावड़ी है एक, जाली बाव है, बावड़ी है ये, कुंभ सागर और हाथी सागर तालाब। तो दुर्ग में तालाब देखें, भीमलत, रत्नेश्वर, झालीबाव, बावड़ी, कुंभ सागर तालाब और हाथी सागर तालाब। अब देखिए इस दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वह गिरी दुर्ग की श्रेणी में है। निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा। आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा। मेसा पठार पर स्थित। समुद्र तल से 1850 मीटर ऊंचा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। सर्वाधिक साके इसी दुर्ग में हुए। अब हम साकों के बारे में पढ़ेंगे इतिहास में। तो सर्वाधिक साके इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। दुर्ग में मंदिर हैं, मीरा मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, वराह मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। महल की बात करें तो गोरा बादल के महल, रानी पद्मिनी का महल, भामाशाह हवेली, कीर्ति या विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, श्रृंगार चौवरी। उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग के द्वार हो गए 7। पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। दुर्ग में तालाब, भीमलत, रत्नेश्वर, झालीबाव, बावड़ी है, कुंभ सागर और हाथी सागर तालाब। अब हैं इस दुर्ग के प्रमुख साके। ये विशेष तौर से याद रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक साके हुए हैं। और इस दुर्ग के प्रथम साके की बात करें तो 1303 ईस्वी में 26 अगस्त दिनांक याद रखना। प्रथम साका 26 अगस्त के दिन हुआ था। 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रथम साका हुआ। और प्रथम साके के समय आक्रमणकारी जो था वह था अलाउद्दीन खिलजी। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। तब शासक रावल रतन सिंह थे और रावल रतन सिंह द्वारा उस समय केसरिया किया गया और जौहर हुआ रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। केसरिया जो होता है वह युद्ध की जब स्थिति आ जाती है कि जीत की आशा नहीं दिखाई देती, जब युद्ध में जीत की आशा दिखाई नहीं देती तो उस समय एक मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें फैसला लिया जाता है। शाम के भोजन के समय जितने भी मंत्री, दरबारी या राजभवन के लोग होते हैं वह एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और उस समय फैसला लिया जाता है कि कल जो सुबह है ये लोग केसरिया करेंगे। और उस समय जो रानियां होती है वह सुबह जल्दी उठकर 16 श्रृंगार करके और महल के अंदर अग्नि कुंड तैयार करवाती है। और सबसे पहले युद्ध में जाते समय अगर महाराणा युद्ध में जाएंगे तो युद्ध में जाने से पहले जो रानियां होती है वह जलती हुई अग्नि में कूद जाती है या अपने आप को आत्मदाह कर लेती है, उसे जौहर कहा जाता है। और रानियों के बाद जो राणा होते हैं वह अपने सर पर केसरी रंग का साफा बांधकर मरने और मारने को उतारू होकर केसरिया करते हैं, युद्ध में शत्रु पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद तीसरा साका, अंतिम साका। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए। प्रथम कौन सा हो गया? अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रथम साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। प्रथम साका 1303 ईस्वी में हुआ। 26 अगस्त के दिन हुआ। केसरिया रावल रतन सिंह द्वारा किया गया तो जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने के बाद इसका नाम खिजराबाद रख दिया। दूसरा साका हुआ था 1534 ईस्वी में। दूसरा साका सन 1534 ईस्वी में हुआ
और उस समय आक्रमणकारी गुजरात के शासक बहादुर शाह थे। उस समय आक्रमणकारी कौन था? गुजरात का शासक बहादुर शाह है। और दूसरे साके के समय केसरिया जो हुआ वह देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह द्वारा हुआ। केसरिया किसके द्वारा किया गया? देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह द्वारा। और जोहर हुआ हाड़ी रानी करमावती या करमवती के द्वारा। जोहर किसने किया? हाड़ी रानी करमवती या करमावती। केसरिया देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह द्वारा। साका 1534 ईस्वी में हुआ। और साके के समय आक्रमणकारी जो था वह बहादुर शाह था, गुजरात का शासक। अब है तीसरा साका। तीसरा साका जो था वह था 1568 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो तीसरा साका हुआ वह 1568 ईस्वी में हुआ। और उस साके के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शासक महाराणा उदय सिंह थे। ध्यान रखने योग्य बात कि इस साके के समय और युद्ध के समय महाराणा उदय सिंह ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, क्योंकि यह साका जब हुआ तब आक्रमणकारी अकबर था। और इस दुर्ग में जयमल, फत्ता सिसोदिया ये थे। इन्होंने मेवाड़ महाराणा उदय सिंह को जंगलों में भेज दिया। कहा कि आप राणा की रक्षा कीजिए। तब महाराणा प्रताप थे तो बोले आप महाराणा की रक्षा कीजिए और ये दुर्ग हमारे भरोसे या हमारी जिम्मेदारी पर छोड़ दीजिए। और इन्होंने महाराणा उदय सिंह को जंगलों में भेज दिया। और अकबर लगभग लंबे समय तक प्रयास करता रहा। तीसरे साके के लिए अकबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास करता रहा, लेकिन जीत नहीं पाया था। इन्होंने संधि के लिए बुलाया। ध्यान रखना, अकबर के पास संधि के लिए जब वार्ता हुई तब जयमल, फत्ता सिसोदिया ये सब गए। संधि लगभग तय हो गई, लेकिन अकबर जिद्दी था, एक बात पर अड़ गया कि अगर संधि महाराणा उदय सिंह खुद आकर करे तो यह संधि स्वीकार होगी। तीसरे युद्ध के समय या जब साका हो रहा था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने को आतुर था अकबर। कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा। अकबर के पास जो तोप थी उनका गोला बारूद चित्तौड़गढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर था कि नहीं पहुंच पाता था। तब अकबर ने क्या किया? अपने सैनिकों को या सेना को आदेश दिया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बराबर एक और दुर्ग बना जाए और इस दुर्ग से हम उस दुर्ग पर आक्रमण करेंगे। कुछ समय लगा, लगभग 1-1.5 महीने में बनकर एक दुर्ग तैयार हो गया। और तब वहां से अकबर की सेना ने गोले दागने शुरू किए, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पा रहे थे। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने कहा कि आप एक काम करो, हर 4-5 घंटे बाद एक गोला दागते रहो, ये परेशान हो जाएंगे और परेशान होकर दुर्ग के द्वार खोल देंगे। लेकिन जयमल, मेड़ती और फत्ता सिसोदिया दुर्ग के द्वार नहीं खोल रहे थे। इसका एक कारण था कि मेवाड़ की जो जनता थी वह दुर्ग में आ गई थी और उसकी संख्या लगभग 30,000 थी। अर्थात 30,000 लोग उस दुर्ग में शरण लिए हुए थे। तो उन लोगों की रक्षा की खातिर वे लोग द्वार नहीं खोल सकते और अकबर चाहता था कि वे द्वार खोलें। तब जयमल मेड़तिया का एक भतीजा था कल्ला राठौड़, जिसे बाद में लोक देवता वीर कल्ला जी राठौड़ के नाम से जाना गया। वो आतुर हुआ और उसने कहा कि जयमल मेड़तिया को द्वार खोले जाएं। जयमल मेड़तिया राजनीतिज्ञ था। उसने कहा कि अकबर तो यही चाहता है कि हम द्वार खोलें। जैसे तैसे करके द्वार खोले, पर बात आई उस समय अकबर के पास संधि के लिए गए या फिर अकबर की तरफ से संधि का न्योता आया। बात लगभग संधि तक तय हो गई, लेकिन अकबर ने यह शर्त रख दी कि संधि तभी स्वीकार हो या संधि को तभी स्वीकार किया जाएगा
जब संधि महाराणा उदय सिंह खुद आकर करे। तब इन्होंने बोल दिया कि महाराणा नहीं आएंगे, तो संधि अस्वीकार हो गई। तो इन्होंने एक शर्त रखी थी, इन्होंने कहा था कि हमारे जीते जी, यानी हम लोगों के जीवित रहते हुए अकबर ना तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहुंच पाएगा और ना ही महाराणा उदय सिंह तक पहुंच पाएगा। अंत में क्या हुआ, शाम का भोजन हुआ और केसरिया की तैयारी कर ली गई। ये लोग सिर्फ 8,000 थे, अकबर के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। तो इसमें कई रानियों द्वारा जौहर हुआ था। इस दुर्ग में जो जौहर हुआ वह कई रानियों द्वारा हुआ, लेकिन मुख्य जो जौहर माना गया वह फूल कंवर का माना गया। और फूल कंवर फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी और केसरिया जयमल मेड़तिया वह फत्ता सिसोदिया का माना गया। और इस युद्ध में जब जयमल मेड़तिया घायल हो गए तो वीर कल्ला राठौड़ ने जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध करवाया। तो अकबर ने इन्हें देखते हुए आश्चर्यचकित हुआ और तब से कल्ला राठौड़ को उस दिन अकबर ने 4 हाथों वाले और 2 सिर वाले लोक देवता की उपाधि दी। अंत में अकबर ने यह दुर्ग जीत लिया। अंत में अकबर ने चित्तौड़गढ़ का यह दुर्ग जीत लिया और वह इतना गुस्साया हुआ था कि अकबर ने दुर्ग जीतने के बाद कत्ले आम आदेश जारी करवा दिया, यानी जो भी दिखे उसे तुरंत मार डालो। सुबह से लेकर लगभग आधी रात तक 30,000 निर्दोष लोगों को अकबर ने मौत के घाट उतरा दिया। और अकबर एक साहसी राजा था, फिर भी अकबर के जीवन काल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कत्लेआम आदेश एक कलंक के रूप में माना गया। अकबर के जीवन का सबसे बड़ा दाग धब्बाया जो कलंक था वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कत्लेआम आदेश था। और अकबर ने इस कलंक को मिटाने के लिए आगरा के दुर्ग के बाहर जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया की गज्जारूढ़ प्रतिमाएं बनवाई, लेकिन बाद में मुगल शासक औरंगजेब ने वहां से हटवा दिया था। तो यह था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा शाखा, जो कि आक्रमणकारी अकबर था, केसरिया जयमल मेड़त व फत्ता सिसोदिया और जौहर हुआ फूल कंवर के नेतृत्व में। उस समय शासक थे महाराणा उदय सिंह, लेकिन इन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। आज की क्लास में लगभग इतना ही। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो भी जानकारी बन सकती थी, जितनी भी जानकारी थी, उन सब का हमने अध्ययन कर लिया। अगर आपको वीडियो या क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें और आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।